तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9A, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम इसमें प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले हम किसके बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, किसे कहते हैं प्रकाश। ठीक है ना भाई? तो बता सकते हैं प्रकाश किसे कहते हैं? लाइट। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। इधर ध्यान से सुनिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देख सकते हैं। ये क्या कहलाता है? आपका प्रकाश कहलाता है। आप ना कक्षा 10वीं में प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन और लेंस और दर्पण बहुत चीज आपको साइंस सब्जेक्ट में आप लोग पढ़े होंगे। एग्जैक्ट उसी का प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन सब यहाँ पर हूबहू पढ़ने वाले हैं। तो प्रकाश क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तुओं को क्या करते हैं? देख सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? आपका प्रकाश कहलाता है। तो चलिए लिखते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है, जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। ये क्या कहलाता है? आपका प्रकाश कहलाता है। ठीक है ना भाई? जब तुम प्रकाश के बारे में ही नहीं जानोगे तो फिर प्रकाश का परावर्तन कैसे समझोगे कि परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश क्या कहलाता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है ना भाई? अब हम इसमें देखेंगे कि प्रकाश की जो चाल है, बता सकते हो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? पढ़े हैं चैप्टर 1 में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या इतना होता है? ठीक है ना भाई? अब हम इसमें देखेंगे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितना होता है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ये तो आपकी चाल हो गई है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब आपको इसकी तरंग दैर्ध्य बताना है। चलो, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? ये हो कितना? अच्छा, ये होता है आपका प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से जस्ट इसका डबल कर दो, कितना होगा? 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से, और देख लो ना 39 का दुगना क्या होता है? 78। समझ में आ रहा है ना? तो जस्ट इसका डबल कर देना, 3900 से 7800 यानी कि 7800 तक एंगस्ट्रॉम तक इसका प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होता है। तो आई होप आपको अब प्रकाश की परिभाषा, उसकी प्रकाश की चाल निर्वात में और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य समझ में आ गया होगा। ठीक है? अब हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक डायग्राम को समझना पड़ेगा। तो डायग्राम को पहले समझते हैं। ये मान लीजिए आपका क्या है? कोई चिकनी सतह, या इसको बोलते हैं परावर्तक तल या परावर्तक सतह भी बोला जाता है, इस तरीके से। ठीक है ना भाई? ये क्या है आपका? कोई चिकनी सतह या चमकदार सतह, या बोल सकते हो परावर्तक पृष्ठ भी बोल सकते हो। ठीक है ना? परावर्तक पृष्ठ या तल, या बोल सकते हो कि ये क्या है आपका? कोई चमकदार या चिकनी सतह है। ठीक है? अब ध्यान से देखना, ये आपका क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ या तल है, या एक चिकनी या चमकदार सतह है। अब मैं इस पर क्या करता हूं? इस पर मैं क्या करता हूं? लंब डालता हूं, जिसे अभिलंब बोलेंगे। ठीक है ना भाई? ये परावर्तक पृष्ठ पर क्या किए? एक लंब डाल दिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब।
ठीक है, ध्यान से देखना भाई। ये अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया तो फिर आपको प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा याद हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक परावर्तक पृष्ठ लिया, ठीक है, जिसे परावर्तक तल बोलते हैं या इसी को चिकनी या चमकदार सतह भी बोला जाता है। तो हमने इस पर क्या किया, एक अभिलंब डाल दिया। अब ध्यान से देखना, जब कोई प्रकाश किरण, अब क्या करेंगे, इस पर डालेंगे, जिसको आप फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं आपतित करना, ठीक है ना भाई। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ की सतह से आपतित की जाती है या उस पर आपतित की जाती है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, इस तरीके से आप लोग अच्छे से बनाना, ठीक है ना। ये क्या है, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है ना भाई, ये क्या है आपकी प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, ठीक है ना। तो आपतित हो रही है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद, ठीक है ना, ये इस माध्यम में नहीं जाती, किसी दूसरे माध्यम में नहीं जाती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद उसी तल में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है, इस तरीके से। तो ये घटना क्या कहलाती है, ये कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। फिर से सुन लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण, यह कोई प्रकाश किरण है, किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो उस सतह से टकराने के बाद किसी अन्य माध्यम में नहीं जाती है, तो उस सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वो आया होता है। देख लो, यहां से आया था, उसी माध्यम में वापस चला जाता है। समझ में आ रहा है ना भाई। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। तो ये आपकी क्या है, ये है आपकी आपतित किरण, ठीक है ना भाई। और ये आपका क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो ध्यान से देखना, इनके बीच अब कोण बनेगा। तो जब आपतित किरण आता है तो इनके बीच का जो कोण, इसे क्या बोलते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं और इसे बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण के माध्यम से बनने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, आपतन कोण, और इसे हमेशा आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण के बीच भी यहाँ भी एक कोण बनेगा, उसे बोलते हैं परावर्तन कोण, और उसे किसे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ के तल पर टकराता है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, यह घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गया सबको, फिर से बताना है, लिखे तो इसकी परिभाषा, ठीक है ना भाई। चलिए लिखते हैं तो फिर, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह पर, जब कोई प्रकाश किरण चिकनी या चमकदार सतह पर या परावर्तक पृष्ठ या तल पर, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना, परावर्तक पृष्ठ या तल पर, ठीक है ना भाई, आपतित होती है, आपतित होती है, या बोल सकते हो टकराती है, ठीक है ना भाई। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह पर, यहां किसी लिख लेना, किसी चिकनी या चमकदार सतह पर या परावर्तक पृष्ठ तल पर आपतित होती है तो वह प्रकाश उस सतह से टकराकर पुनः वापस लौट जाती है। तो वह प्रकाश उस सतह से टकराकर वापस, उस सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है।
इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी। ठीक है ना भाई। ये वापस 2 बार हो गया था, एक को काट लेना। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह पर या परावर्तक पृष्ठ या तल पर आपतित होती है या आपतित हो रही है, तो वह प्रकाश उस सतह से टकराकर वापस क्या हो जाता है, उसी माध्यम में लौट जाती है। तो यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक, जहां इसको लिख लेना, ये आई क्या है आपका, जहां आई है आपका आपतन कोण और आर है आपका परावर्तन कोण। ये इस तरीके से इतना करना है। अभी परावर्तन के नियम अब पढ़ेंगे। परावर्तन के नियम क्या है, तो परावर्तन का नियम यहीं से बनेगा। ध्यान से देखना फिर से डायग्राम को। क्या किए थे, ये कोई परावर्तक तल था, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ था, ये अभिलंब है और ये आपकी आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, इसके बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, इसके बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण, यही था। तो ध्यान से देखना परावर्तन का नियम, तो पहला नियम क्या होगा, यहीं से बनेगा कि ये आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। आपको मालूम होगा कि ये अभिलंब जहां पर लंब डालता है वो दो भाग में बराबर भाग में बांट देता है, तो ये क्या कहलाएगा आपका। तो यहाँ पर ये जो इसके नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, ये वाला आपका आपतन कोण, यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कोण और यहाँ पर वो कोण बनेगा वो, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो लिखेंगे पहला नियम इसका क्या होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, अर्थात I इक्वल R। क्या ये चीज समझ में आ रहा है क्या, पहला नियम समझ में आया कि ये जो आपका आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण, इन दोनों के कोण आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका दूसरा नियम देखना महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है ना, कई बार इसी को लिखने के लिए दे दिया जाता है। अब ध्यान से देखना, ये आपका क्या है आपतित किरण, ये आपका क्या है परावर्तित किरण, ये क्या है आपका अभिलंब। तो आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर स्थित है। यहाँ ध्यान से देखो, हाँ, या एक ही तल पर स्थित होते हैं, ये उसका क्या है दूसरा नियम है। तो इसे लिखेंगे, ठीक है ना भाई। आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये दो नियम आपको याद रखना है भाई, ठीक है, कि आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक तल में स्थित होते हैं, वह आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये उसके दो नियम हैं। ये चीज समझ में आया सबको, आपको डायग्राम के माध्यम से समझना है और आपको लिखना है भाई, ठीक। चलिए परिवर्तन के नियम, अब इसमें एक चीज और याद रखना, इधर ध्यान से देखना, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल पर क्या होता है आपतित होता है, तो ये क्या करता है दूसरे माध्यम में न जा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है ना भाई। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल से टकराता है और उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इसकी जो आपकी जो आपतित किरण है उसकी क्या क्या परिवर्तन नहीं होती है, उसकी चाल, उसका त्वरण, चाल, तरंगदैर्घ्य, क्या क्या चाल, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद रखना इसको, ये इससे भी ज्यादा आपका महत्वपूर्ण है। ये जो परिवर्तन के नियम है
इससे भी ज्यादा आपका क्या है, महत्वपूर्ण है। क्या क्या, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है, ठीक है ना भाई, तो उसके और वो टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तब उसकी चाल, उसकी तरंगदैर्घ्य और उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब वो वापस उसी माध्यम में लौटता है तो उसकी आयाम और तीव्रता, ये क्या होता है, इसमें परिवर्तन होता है, यानी कि ये दोनों घट जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। अगर ये इस माध्यम में न जाकर किसी दूसरे माध्यम में न जाकर और ये अगर इस माध्यम में जाता तो ये प्रकाश का परिवर्तन नहीं, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। यही आगे पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना भाई। तो इस सतह से टकरा के चला जाएगा तो क्या होगा कि इसको याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। चाहो तो इधर नोट करके लिख सकते हो कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है, ठीक है ना भाई, तो और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसकी चाल, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि उसकी आयाम और तीव्रता घट जाती है या उसमें परिवर्तन हो जाता है। लिख दें, ठीक है ना भाई। तो इसको याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर, किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, आपतित होती है, वह दूसरे माध्यम में नहीं जाती, वह दूसरे माध्यम में नहीं जाती। इसका मतलब क्या है, वो उसी माध्यम में चला जाता है जिस माध्यम से वो आया होता है, ठीक है ना भाई। दूसरे माध्यम में नहीं जाती, तो नहीं जाती है तो उसके चाल, तरंगदैर्घ्य व आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि आयाम व तीव्रता में परिवर्तन होता है। आयाम व तीव्रता में परिवर्तन होता है, यानी कि घट जाता है या बोलो कम होता है। ये है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे परावर्तन के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, ठीक है। चलिए इतना जल्दी से नोट करो। अब पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार क्या होता है। तो सबसे पहले परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना भाई। पहला है आपका नियमित परावर्तन, दूसरा है अनियमित परावर्तन। तो पहला है आपका कौन सा परावर्तन, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, अब ये क्या होता है ध्यान से देखना। नियमित परावर्तन, तो डायग्राम पहले बना लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना भाई। चलिए, ये आपका क्या है, ये आपका चमकदार या चिकनी सतह या बोल सकते हो परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है ना भाई। चिकनी सतह या चमकदार सतह, ठीक। अब ध्यान से देखना, तो यहां पर क्या होगा, जब प्रकाश की किरण इस तरीके से आएगी और उसे टकराकर इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक। मान लो फिर कोई दूसरा प्रकाश का किरण इस तरीके से आया और इससे टकराने के बाद फिर से इस तरीके से चला गया, ठीक। इधर ध्यान से देखिए, फिर कोई प्रकाश किरण आया इस तरीके से और उससे टकराने के पश्चात फिर से इस तरीके से चला जाएगा। तो इस प्रकार की घटना या इस तरह के परिवर्तन क्या कहलाते हैं, नियमित परावर्तन कहलाते हैं। या ऐसे बोल सकते हो कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह पर आपतित होती है
तो यह घटना क्या कहलाती है, या यह परिवर्तन कहलाता है नियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, जब परावर्तन की घटना, इधर ध्यान से सुनिए, जब परावर्तन की घटना किसी चिकनी या चमकदार सतह पर होती है तो वह परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। तो इस तरीके से ये प्रकाश का किरण आया, ऐसे उससे टकरा करके वापस चला गया, फिर कोई दूसरा कोई आया किरण, फिर उससे टकरा कर इस तरीके से वापस चला जाएगा, फिर इसी प्रकार से ऐसा होता जाएगा। तो इस तरह का जो परावर्तन है वो क्या कहलाता है, आपका नियमित परावर्तन कहलाता है। और जस्ट इसका विपरीत जो होगा, ये चिकनी सतह पर हो रहा है, इसके बाद जो सतह होगी वो खुरदुरा होगी, तो वो अनियमित परावर्तन कहलाएगा, और इस तरीके से उसका परावर्तन नहीं होगा वो। ठीक है ना भाई, क्या ये समझ में आया क्या नियमित परावर्तन? ठीक है ना भाई, तो चलिए अब इसकी परिभाषा लिखते हैं, नियमित परावर्तन क्या होता है। जब परावर्तन की घटना, जब परावर्तन की घटना किसी चिकनी या चमकदार सतह, किसी चमकदार या चिकनी सतह पर, जब परावर्तन की घटना किसी चिकनी या चमकदार सतह पर होती है तब यह नियमित परावर्तन कहलाता है। नियमित परावर्तन कहलाता है। क्या? जब प्रकाश की घटना किसी चमकदार या चिकनी सतह पर होती है तब यह नियमित परावर्तन कहलाता है। इस परावर्तन में हम परावर्तक पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। इस परावर्तन में हम परावर्तक पृष्ठ से अपना प्रतिबिंब पृष्ठ में, हम परावर्तक पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो जो आपका नियमित परावर्तन होगा उसमें हम क्या करेंगे कि इस तरीके का जो परावर्तन होगा उसमें हम परावर्तक पृष्ठ में, यानी कि यहाँ पर अपने किसे देख सकते हैं, प्रतिबिंब को, जैसे कि दर्पण, समझ में आ रहा है ना, दिखता है ना, उसका सतह कैसा रहता है, चिकनी या चमकदार होती है। ठीक है ना भाई, तो ये कौन से प्रकार का आपका परावर्तन कहलाएगा, नियमित परावर्तन कहलाएगा, जिसमें हम यानी कि परावर्तक पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, वो आपका नियमित परावर्तन कहलाता है। और जस्ट इसका उल्टा होगा अनियमित, जिसका एक नाम होता है विसरित, उसे विसरित परावर्तन भी कहते हैं। तो इसी का जस्ट उल्टा होगा, जब परावर्तन की घटना किसी खुरदुरा सतह पर, समझ में आया ना, रफ जो आपका सतह होंगे उस पर होती है, तब यह घटना आपका क्या कहलाता है, अनियमित परिवर्तन कहलाता है। और इस परिवर्तन में हम परावर्तक पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं, बस इतना करना है, जस्ट उल्टा, और डायग्राम भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक, तो जल्दी से इसे नोट करो, फिर उसको लिखेंगे। चलिए, दूसरा है आपका अनियमित परावर्तन, जिसका एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं विसरित परावर्तन। तो ये क्या होता है, तो जब परावर्तन की घटना किसी खुरदुरी सतह पर, तो यहां से चिकनी को हटा करके क्या लिखेंगे, किसी खुरदुरी सतह पर, ठीक है ना भाई, सतह पर होती है, तब यह अनियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित परावर्तन कहलाता है। इस परावर्तन में हम परावर्तक पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं, यहाँ बस नहीं ऐड कर लेना। आई होप आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। ठीक है ना भाई, इतना करना है। अब इधर ध्यान से देखना, ये डायग्राम कैसे बनेगा। तो इस बार क्या होगा, ये कोई प्रकाश किरण किसी खुरदुरी सतह पर टकराया, तो इस तरीके से इस बार निकल गया। ठीक, दूसरा क्या होगा, इस तरीके से, इसी तरीके से निकल जाएगा। तीसरा क्या होगा, इसी से ऐसे टकराते हुए निकल जाएगा। तो इस तरीके का जो आपका परावर्तन की घटना होगी
वो क्या कहलाएगी? अनियमित परावर्तन या विस्तृत परावर्तन कहलाता है। क्लियर है सबको? डायग्राम समझ में आ गया, परिभाषा समझ में आ गई। और इसमें क्या होगा, इसमें हम अपने प्रतिबिंब को नहीं देख सकते हैं। तो ये आपका पूरा प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट होता है। कल से देखेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार, कितने प्रकार के दर्पण होते हैं, ठीक है।